ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर करो, पिछले बार किया था। इफ 5 lines in visible range of hydrogen spectrum, how many lines in UV and how many in infra? UV में 8, UV में 6, ओके। तो यूबी में मोस्टली लोगों ने आंसर किया 6 इधर, और 4 इन 6 इन द यूबी में मोस्टली सबका आंसर है। और इंफ्रारेड में सोहम करेक्ट आंसर है, सोहम पवार राइट। आर्यन का भी, सोहम आर्यन। वरुण का भी, वरुण काले राइट। त्रिशा, आर्यन। ओके, 4 आंसर करेक्ट है। सार्थक ऑल्सो। ये तो सबको आ गया कि कैसे था। 5 लाइन्स आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन से 5 लाइन्स इनविजिबल। कहाँ पे होगा? 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2। 5 लाइन यही होगा ना। पहला लाइन 3 से 2 है, देन दूसरा 4 to 2, देन 5 to 2, देन 6 to 2, देन 7 to 2। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू n is equal to 7। यूवी में कितना होगा? 6 होगा ना। कौन सा होगा? 7 to 1, 6 to 1, 5 to 1, 4 to 1, 3 to 1, 2 to 1। 6 इन यूवी। विजिबल में 5 हो ही गया। इंफ्रारेड में क्या होगा? 4 + 3 + 2 + 1, 10। 4 कौन सा हो गया? 3 पे आने वाले। 7 to 3, 6 to 3, 5 to 3, 4 to 3। नोट कर लो। क्वेश्चन में 4 हो गए। ब्रैकेट में 3 आएंगे। कौन कौन से जो 4 पे आए? 7 to 4, 6 to 4, 5 to 4। 7 to 5, 6 to 5,
और ये होगा 7 to 6। क्वेश्चन ब्रैकेट वी फंड हम फ्री, यही सब था ना टोटल। तो टोटल 10 हो गए। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू 7। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा, फॉर्मूला एक था n इंटू n माइनस 1/2। हाँ 7 इंटू 6/2 21। 21 यही होगा ना। 21 कैसे हो गया, ये हो गया 6 + 5। 21 कैसे हो गया, ये सीरीज 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ऐसे। ये सीरीज ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। यदि 5 UV होगा तो 4 विजिबल होगा, देन रेस्ट इंफ्रारेड। यदि 4 UV होगा तो 3 विजिबल होगा, रेस्ट इंफ्रारेड। 6 UV होगा, उसके बाद वाला विजिबल, रेस्ट इंफ्रारेड। ऐसे ही होगा ना, जब सीरीज डिक्रीजिंग चलते रहेगा। ये हो गया यूवी, विजिबल और इंफ्रारेड। नोटेड। अब बताओ, देयर आर 6 लाइन इन द इंफ्रारेड रीजन, हाउ मेनी विल बी इन द विजिबल, हाउ मेनी विल बी इन द यूवी? हम बताओ, रिकॉर्डिंग ऑन था ना? यस। 5 lines in the visible, no I told कि 6 lines in the infrared। ये हो गया ना, नोटेड। नेक्स्ट पेज पे जाए। हाँ 6 इन IR, विजुअल में कितना है? ओके राइट, चिन्ह में करेक्ट है। सो हम रॉन्ग हो रहा, सिद्धि रॉन्ग जा रहा है। 6 इन द इंफ्रारेड, तो विजुअल में कितना आएगा, यूवी में कितना होगा? हाँ खुशी करेक्ट है। त्रिशा ऑल्सो। आर्या यस। 4 and 5। अभी मैंने बताया था कि 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 होगा। ये यूवी होगा तो ये क्या होगा, विजिबल। और ये सब क्या होंगे, इंफ्रारेड। ऐसे रहा तो ये यूवी, तो ये विजिबल, तो ये इंफ्रारेड। ये यूवी, तो 4 विजिबल, रेस्ट इंफ्रारेड। तो यही सीरीज है ना ये से। मैंने कितना बोला था, 6 इन द इंफ्रारेड ना। इंफ्रारेड में 6 होगा तो विजिबल में 4 होगा, यूवी में 5 होगा। क्लियर, यस और नो? यस 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 यस। ओके यस फॉर ऑल। कैन यू एक्सप्लेन अगेन, नहीं समझ में आया। एक नित्या को, यस नहीं, डाउट ग्रुप में पूछो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सीक्वेंस ही नहीं समझ में आया। ओके
एग्जाम्पल n इक्वल टू 4 पे गया तो स्पेक्ट्रल लाइंस कौन कौन से होंगे? 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, ये हो जाएंगे 3 लाइंस इन द यूवी। देन 4 से 2, 3 से 2, ये क्या थे? विजिबल। देन 4 to 3, ये इंफ्रारेड। तो इसमें क्या हो गया? 3 + 2 + 1, 3 हो गया यूवी, 2 हो गया विजिबल, 1 हो गया इंफ्रारेड, यही है ना? एग्जाम्पल n इक्वल टू 5, तो यूवी में कितने होंगे? 5 to 1, 4 to 1, 3 to 1, 2 to 1, 4 इन द यूवी। विजिबल में 5 to 3, 4 to 3, 5 to 2, 4 to 2, 3 to 2, 3 in the visible, and rest all 2 + 1 infrared। 2 कौन सा हो गया? 5 to 3, 4 to 3, 1 कौन सा हो गया? 5 to 4। सिमिलरली n इक्वल टू 6 ले लो, तो 5 विजिबल, 5 ही हो जाएगा तुम्हारा यूवी में, 4, तो 5 यूवी, 4 विजिबल, लेस 3 इंफ्रारेड, 2 पैस्टन, 1 पीफंड, लाइमन, ओके, बाल्मर, पैस्टन, ब्रैकेट, पीफंड। नोट कर लो। ओके, डन। ये तो बहुत सारे एटम है तो ऐसा होता है, मान लो कि सारे एटम n इक्वल टू 4 पे चले गए, तो कुछ ऐसा होगा जिसमें 4 से 1 पे डायरेक्ट आया होगा, कुछ एटम ऐसे होंगे जिसमें 4 से 2 गया होगा, देन 2 से 1 आया, कुछ एटम ऐसे होंगे जिसमें 4 से 3 गया होगा, देन 3 से 1 आया होगा, या 4 से 3 गया, 3 से 2, 2 से 1, तो ऑल पॉसिबिलिटीज। टोटल कितने तरह के वेवलेंथ दिखेंगे? इतने। और मान लो 1 आइसोलेटेड एटम है, तब क्या बोलेंगे? n इक्वल टू 4 पे है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा फॉर एन आइसोलेटेड एटम? यस, सो maximum number of spectral line in an isolated atom will be equal to n minus 1. Maximum number of spectral line
in an isolated atom is equal to n minus 1. Example, if n is equal to 4, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, एक ही एटम है, वो 4 से 3 पे आ सकता है, 3 से 2 पे आ सकता है, 2 से 1 पे आ सकता है। मैक्सिमम 3 लाइंस मिल सकते हैं तुम्हें, एक ही एटम है। और मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस क्या हो सकता है? एक तो होगा ही होगा, 1 लाइन। n इज इक्वल टू 7 पे है, तो मैक्सिमम कितना वेवलेंथ, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितना हो सकता है? ओके, हाँ, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस विल बी n minus 1, 6। अब एक एटम ही है तुम्हारे पास, तो 7 से 1 पे आना है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है? हो सकता है 7 to 6 आ जाए, 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, ऐसा 6 हो सकता है ना? एक मिनट डाउट है इसमें। मैक्सिमम लाइंस में 4 से 2 एंड अदर्स का क्या हुआ? मैक्सिमम लाइंस में नहीं, 4 से 2 तब तो कम हो जाएगा ना। मान लो कि तुम किसी तरफ 4th फ्लोर पे चले गए, वहां से जंप करना है तुम्हें ग्राउंड फ्लोर पे, तो डायरेक्टली 4 से 1 पे जंप कर जाए, तो तुम्हें एक तो है कि तुम एक जंप में आ गए। अब आइसोलेटेड ओनली यू आर देयर, तो मैक्सिमम कितना जंप ले सकते हो तुम? 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 3 जंप्स। 4 से 2 पे आ गए, 4th फ्लोर से 2nd फ्लोर पे आ जाओ, और 2nd से 1st पे, तो 2 ही जंप में आ जाओगे। तो टोटल पॉसिबिलिटी ही कितनी है 4 से आने पे? 4 से आने की टोटल पॉसिबिलिटी है या तो 4 to 1, या 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, या डायरेक्टली 4 से 2 और 2 से 1। तीन ही पॉसिबिलिटी है। आइसोलेटेड एटम की बात करें हम लोग, मतलब एक ही एटम है। ये सब एग्जांपल किसका है? आइसोलेटेड एटम्स। आइसोलेटेड मतलब एक एटम को बाहर किया गया है। ऐसे क्या था, n इक्वल टू 4 में मान लो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स है, तब कितने लाइंस आएंगे? तब तो बहुत पॉसिबिलिटी होगी। इनफाइनाइट नंबर है तो 4 से 1 पे भी जंप कर रहा होगा। कुछ 1 लाख मॉलिक्यूल एटम्स ऐसे होंगे, 1 लाख एटम जिसमें 4 से 1 पे जंप किया होगा। कुछ 1-2 लाख मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसमें 4 से 2 पे भी जंप किया होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें 4 से 3 पे जंप किया होगा। तो हर तरह का वेवलेंथ निकलेगा ना। बट आइसोलेटेड में क्या है, मतलब एक ही एटम है, तब क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? तो 4 पे है तब तक पॉसिबिलिटी है कि 4 से 3 पे आया हो, 3 से 2, 2 से 1, मैक्सिमम 3 लाइंस हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है? 4 से 1 पे जंप किया तो एक ही लाइन आएगा फिर। उसी तरह n इक्वल टू 7 पे चले जाओ, मान लो तुम 7th फ्लोर को अलोन, तो कितने मैक्सिमम पॉसिबल जंप है? तो 7 से 6 पे एक जंप लिया तुमने, 6 से 5 पे, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, मैक्सिमम 6 लाइंस आ सकते हैं, या मिनिमम डायरेक्ट 7 से 1। और भी है, हो सकता है कि तुम 7 से 2 पे आओ, 2 से 1 पे आओ, तो 2 जंप आया, या 7 से 3 आ गया, 3 से 2 देन 1, तो 3 जंप आया। बट मैक्सिमम कब आएगा? जब एक हर फ्लोर पे जंप करते आओ।
हाँ, तो सिर्फ n-1 होगा यदि आइसोलेटेड एटम है तो। अभी क्लियर हुआ सबको? क्लियर? यस और नो? Rn n इंटू n-1/2 कौन से एटम के लिए हुआ? Rn क्लियर हुआ? मैक्सिमम के लिए 7 से 3 पे आया और 3 7 पे आया तो 2 ही लाइन मिला ना नित्या। तुम और कोई पॉसिबिलिटी लो तो कम मिलेगा। मान लो 7th फ्लोर पे कोई है जो जंप कर सकता है ग्राउंड फ्लोर पे, तो मैक्सिमम कितने जंप करते हुए ग्राउंड पे आएगा? ऐसे तो एक जंप में आ जाए या 2 जंप में 7 to 4 4 से 1 पे आ जाए। अगर मैक्सिमम जंप उसको अवेलेबल क्या है 7 to 6 6 to 5 5 to 4 ऐसे एक एक हर एक स्टेप पे जंप करे तो सब एक एक काउंट होते जाएगा ना। हाँ, मिनिमम ऐसा 1 ही होगा। मिनिमम डायरेक्ट जहां पे भी हो वहीं से जंप कर रहे हैं। ये जब आइसोलेटेड एक एटम है तो मतलब तुम्हें एक ही एटम दे दिया गया तब बोला गया कि मैक्सिमम कितना लाइंस आ सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स यदि n इक्वल टू 5 पे हैं और बहुत सारे एटम है तब कितने स्पेक्ट्रल लाइन होगा? n इंटू n-1/2 5 इंटू 4/2 10। क्यों? बहुत सारे एटम है तो वही किसी में 5 से 1 जंप कर रहा है, किसी में 5 to 4, किसी में 5 to 3। ऑल पॉसिबिलिटीज विल कम। बट एक ही एटम है तब क्या होगा? तब तो 5 से मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा? डायरेक्ट 5 से 1 पे जंप कर रहा है, एक एटम तुम्हें दे दिया गया तो मिनिमम लाइन एक ही मिल सकता है। एक ही बार में 5 to 1 यूवी लाइन मिला, खत्म हो गया। और क्या हो सकता है कि 5 से 4 जंप कर गया हो, 4 से 3 3 से 2 2 से 1, n-1 मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस मिला ना। हाँ क्लियर। हाँ नित्य क्लियर हो गया अभी? ओके, सार्थक एंड ऑल ओके। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोलेटेड रहेगा तो n-1, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, इसे नोट कर लेना, राइट? हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोजन एटम, one line visible range में आया, other line will be in UV UV infrared UV आ रहे और 2 लाइंस ऑफ UV UV रेंज UV। एक ही एटम है ये समझना, बहुत सारे एटम नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें एक एटम इमेजिन करो तुम्हें दे दिया गया। यस, मोस्टली सब करा है, राइट? UV रेंज होगा।
अब एक एटम ही है तुम्हारे पास, तो कहाँ था वो मतलब नहीं है, विजिबल में आ गया मतलब 2 पे जंप कर गया वो। हो सकता है 7 पे हो, 8 पे हो, 9 पे हो, बट डायरेक्टली वो 2 पे जंप किया है वो, तभी विजिबल रेंज आया। और एक बार विजिबल रेंज आ गया, 2 पे आ चुका है, तो फिर 2 से 1 ही जाएगा ना। हाँ, तो लाइमन सीरीज आएगा फिर। विजिबल का मतलब है कि n इक्वल टू 2 पे आ चुका है, कहाँ था वो मतलब नहीं है, तुम्हारे पास वो एक एटम था, एक लाइन विजिबल में आया, तो जहां भी हो जंप करके n इक्वल टू 2 पे आ चुका है, तो नेक्स्ट जंप ग्राउंड पे तो जाना ही है उसे। तो 2 से 1 पे जंप करेगा, 2 से 1 पे जंप किया तो वो अल्ट्रा वायलेट रेंज है। सोच लो, क्लियर हुआ ये। ओके। ओके, तो नेक्स्ट करता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी तो लिखा था मैंने। एनर्जी नेसेसरी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन present in an isolated atom। आइसोलेटेड एटम से जो इलेक्ट्रॉन है उस सबसे आउटर मोस्ट में उसको बाहर करना है। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ये है, इसको कहाँ पे ले जाना है, इंफिनिटी पे, मतलब बाहर करना है n = 1 से। तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, ये -13.6 है और इसकी एनर्जी कितनी होती है, 0। तो गैप कितने का है, 13.6 का। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, मतलब उसको आयोनाइज करना है, हाइड्रोजन गैस को किसमें करना है, H+ और इलेक्ट्रॉन में। तो ये गैसियस स्टेट है। H+ और इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा E कितना आ जाएगा, E∞ -E1। और E∞ का वैल्यू 0 होता है, और E1 कितना होता है, -13.6। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ता है, यही आयोनाइजेशन एनर्जी है। ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 मोल के लिए, 1 एटम के लिए, एक एटम के लिए ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, हर एक एटम के लिए इतना देना पड़ेगा। तो जूल में कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इतना जूल पर एटम चला जाएगा वो। एक एटम के लिए इतना मोल देना पड़ा, तो एक मोल के लिए कितना देना पड़ेगा, जूल पर मोल पूछा गया, आयोनाइजेशन एनर्जी पर मोल। इनटू एन है, राइट। एक एटम के लिए इतना एनर्जी देना पड़ा, तो 1 मोल में तो एवोगाड्रो एटम होंगे, तो और ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, सबके लिए इतनी एनर्जी, तो इनटू एन है ना, तो वो हो जाएगा 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 जूल पर एटम। तो आ जाएगा 1310 किलो जूल पर मोल। तो ये जो पेज मैंने लिखा ये नोट्स में है।
क्लियर हुआ? ये मैंने फोटोग्राफ भेजा है कि नहीं, मगर मैं भेज देता हूँ उसको फोटोग्राफ, ये चल जाएगा। तो 1310 किलो जूल पर मोल आएगा, या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो। ओके, हाँ आयोनाइजेशन एनर्जी वही हुआ, टोटल एनर्जी का मॉडुलस हो गया। करेक्ट। ओके, और ये 1310 आया हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का कैलकुलेट कर पाए ना हम लोग। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आता है ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो आता है 1312 किलो जूल पर मोल। इसी को देख के बोर ने बोला कि मेरा थियरी एकदम राइट है। देखो प्रैक्टिकली 1312 देना पड़ता है, और थियरी से भी 1310 देना पड़ रहा है। मतलब ये मेरी थियरी बिल्कुल राइट है। प्रैक्टिकल डेटा था 1312 का, और उसने थियोरेटिकल डेटा दिया 1310 का, तो दोनों सेम ही है ना ऑलमोस्ट। बाकी तो एक्सपेरिमेंटल एरर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी को देख के उसने बोला कि आयोनाइजेशन एनर्जी का डेटा बिल्कुल करेक्ट आया है, जो मेरे थियरी से आया वही प्रैक्टिकल भी आया है। इसका मतलब मेरा थियरी एब्सोल्युटली राइट है। क्लियर हुआ? अब ये क्वेश्चन समझो कि हीलियम गैस हो गया, तो इसको जब पहला निकालोगे इलेक्ट्रॉन, हीलियम गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1। एक इलेक्ट्रॉन आयोनाइज किया। अब हीलियम प्लस गैस है, और ये I2 करोगे तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर आएगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। उसी तरह एल्यूमिनियम में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो I1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले बाहर निकला। आयोनाइजेशन एनर्जी 2 मतलब दूसरा भी बाहर निकल गया। आयोनाइजेशन एनर्जी 3 मतलब तीसरा भी बाहर निकल गया। ये आयोनाइज I1 क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और I2 क्या है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अब आ रहा है, He गैस, इसको 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया, it converts to He2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो I1 का वैल्यू क्या होगा? I1 I2 I3 क्लियर हो गया। मतलब एक एक करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, जैसे एल्यूमिनियम से एक I1 दोगे तो पहला निकल जाएगा, L प्लस में कन्वर्ट हो गया। I2 दोगे तो एक और इलेक्ट्रॉन निकला, L2 प्लस में कन्वर्ट होगा। I3 दोगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। 45 रॉन्ग है, 45 नहीं होगा। ट्राई ट्राई करो अभी। सबने 45 डायरेक्ट कर दिया। हाँ, लेस देन 45। आर्यन, आर्यन ऑलमोस्ट तुमने सही किया, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, वो सोचो। आर्यन पवार। नियर नहीं, एग्जैक्ट बताओ। हाँ अनुष्का करेक्ट है। अनुष्का का करेक्ट करेक्ट आंसर है, एक आंसर करेक्ट हुआ। वरुण करेक्ट है। आर्यन करेक्ट है। 3 आंसर करेक्ट आ गए। सार्थक थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, एक स्टेप और है इसके बाद।
आर्यन 2-3 है क्या, देखना पड़ेगा मुझे। अनुष्का का करेक्ट आया था, वरुण काले, आर्यन कोरे, चिन्मय एक स्टेप और है। तीन आंसर करेक्ट हुए अभी तक। साई 15 नो। नो वंस, पुराना एक स्टेप और है इसके बाद, वहां तक कैलकुलेशन सही है। हाँ चिन्मय करेक्ट है, चौथा करेक्ट आंसर चिन्मय। सो हम थोड़ा सा रॉन्ग कैलकुलेशन हो रहा है, सही से करो। ओके सार्थक वेटिंग में गया। नो, सार्थक इज नॉट इन वेटिंग रूम। ओके, यदि तुम लोग का उधर इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल हो जाए, बाहर चले जाओ, तो मैं बस एक बार व्हाट्सएप पे, यदि थोड़ी देर हो जाए नहीं ले रहा हूँ तो व्हाट्सएप पे मिस कॉल दे दो। हाँ अगस्त है करेक्ट। ओके देखो, चार आंसर तो करेक्ट आ गए थे। I1 मतलब He से He प्लस जाने में कितना चाहिए, तो तुम्हें ये I1 प्लस I2 मिला के 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। I1 प्लस I2 दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, यही है ना। और I2 तुम्हें नोन है। I2 मतलब क्या हो गया कि हीलियम, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, हीलियम हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो था, हीलियम प्लस की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ एनर्जी -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है बोस थियरी। कैसे, -13.6 इंटू Z² बाई 1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इन्फिनिटी पे ले जाना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। I2 इज 54.4, तो I1 कितना आएगा। ये हो गया I1 प्लस 54.4 इक्वल टू 90। I1 विल भी, इसका माइनस कर दो, 35.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसका किसका करेक्ट हुआ था, अनुष्का और एक मिनट, तीन चार लोग कौन कौन से थे, आर्यन, आर्यन कोरे, वरुण काले, यस, आर्यन वरुण और एक अनुष्का, तीन ना, एक और कोई था। ओके, I2 क्या हो गया, मतलब हीलियम प्लस बन गया था। हीलियम प्लस के लिए बोस थ्योरी इज एप्लीकेबल ना, हीलियम प्लस के लिए बोस थ्योरी एप्लीकेबल होता है। क्लियर, बोस थ्योरी एप्लीकेबल है तो कितना होगा, -54.4 से उसको इन्फिनिटी पे ले जाओगे तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा तुम्हें। बोस थ्योरी एप्लीकेबल किसके लिए, हीलियम के लिए नहीं है, बट हीलियम प्लस के लिए तो था ना। हीलियम प्लस से हीलियम 2 प्लस जाना है तो इसके लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, वही जो तुमने बताया फर्स्ट ऑर्बिट का जितना उसका मॉडुलस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो बाहर आ जाएगा। तो I2 54.4 है और I1 तो कैलकुलेट कर सकते हो फिर। क्लियर हो गया अभी, इसे नोट कर लो ये क्वेश्चन।
एक और क्वेश्चन, ओके। ओके डन। हाँ हीलियम प्लस के लिए लगता है, इसीलिए क्वेश्चन देते हैं। अरे बाद में सब प्रैक्टिस आ जाएगा, फिर यही सब क्वेश्चन आते रहते हैं। इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे ना अपना बुकलेट और अवस्थित, तो सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, फिर कोई आईटी में न्यू क्वेश्चन नहीं दिखेगा। ये आएगा तो तुम्हें याद आएगा कि हाँ सा क्वेश्चन था। हाँ बोस थियरी हीलियम के लिए नहीं है बिल्कुल। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो नहीं होता है। हाँ बट हीलियम प्लस के लिए तो है ना। ओके, मान लो कि लिथियम हो गया, इसको Li3+ और 3 इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ एनर्जी डेटा ले लो। कितना दे दें, रुक जाओ। 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और I1 का जो वैल्यू हो गया वो दिया है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो I2 विल बी व्हाट। ठीक है, एक और क्वेश्चन बोला तुम लोगों ने, करो। ओके, कई लोगों ने आंसर किए, देखता हूँ, रुक जाओ।
ओके, सो लिथियम के लिए 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, कितना हो गया? फर्स्ट का इतना था, तो सेकंड कितना करीब आएगा? आंसर आया होगा तुम्हें। फोर्टी सेवन के आसपास वाले आंसर करेक्ट होंगे। देखें आंसर 47 के आसपास। शुभम का एक है, आर्यन कोरे का है, प्रणय, सार्थक, ईशान, वल्लभ, वाशनिस, शुभम, ओके, सोहम, आर्यन, आर्या, सार्थक, श्रेयस। इस बार बहुत लोग आंसर 47.6। ओके देखो ऑलमोस्ट 20-25 आंसर दिख रहे हैं। तो होगा क्या? I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों मिला के टोटल देना पड़ा 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। I1 दोनों 30, I2 कैलकुलेट करना है, और I3 कितना होगा? इसके लिए बोस थ्योरी एप्लीकेबल है। I3 मतलब क्या हो गया? Li2 प्लस से Li3 प्लस बनाना है, तो इसके लिए बोस थ्योरी एप्लीकेबल है। 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, लिथियम के लिए 3 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर। इक्वल टू 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी तो आ जाएगा ना A2, तो 47.6 आ रहा है ना। कैलकुलेशन देख लो कितना है। ओके, सो बॉन्ड एनर्जी कंसेप्ट करते हैं। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू व्हाट? हाँ श्रेयस बोलो। डाउट है? क्लियर? यस और नो? ओके यस, अच्छा गलती से हो गया था। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ स्पेसिफिक बॉन्ड। 1 मोल ऑफ अ स्पेसिफिक बॉन्ड प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। जैसे H2 गैस हो गया तो उसे 2H गैस बना, है ना, तो इस बॉन्ड को ब्रेक किया गया। जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में क्लोज आके H2 बने होंगे ऐसे, और मान लो जितना एनर्जी रिलीज किए होंगे, दो हाइड्रोजन एटम आपस में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा H विल बी एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज हुआ होगा, उतनी ही एनर्जी दे रहे हो तो ये वापस ब्रेक हो जाएंगे। जैसे दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं, सपोज उन्होंने 400 जूल एनर्जी रिलीज की, अब H2 बन गया। अब तुम इसको 400 जूल एनर्जी वापस दोगे तब हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग अलग होंगे। जैसे दो क्लोरीन एटम आपस में क्लोज आए, मान लो 300 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर गए, तो बॉन्ड एनर्जी हो गया 300। 300 किलो जूल वापस दो तो दोनों क्लोरीन एटम अलग अलग हो जाएंगे, तो उसी को बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे, राइट। अब मान लो 300 किलो जूल बॉन्ड एनर्जी है, तुमने बॉन्ड दे दिया, एनर्जी ज्यादा दे दी, 500 किलो जूल दे दी, तब क्या होगा? 300 तो उसे अलग करने में लग जाएगा, जितनी बॉन्ड एनर्जी है, रेस्ट उसका काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा, तो दोनों क्लोरीन एटम 100 एंड 100 जूल लेके निकल जाएंगे। जैसे क्लोरीन एटम के लिए मान लो 300 किलो जूल चाहिए ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड एनर्जी 300 किलो जूल है, और तुमने फोटोन दे दिया 500 किलो जूल का, एक फोटोन 500 किलो जूल का दिया हुआ है, तो वो आएगा, आके स्ट्राइक करेगा, 300 तो ब्रेक करने में चला गया,
रेस्ट 200 दोनों का काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, तो दोनों को इक्वली दे दो 100 एंड 100। तो पूछता है कि व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी, ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना है, टोटल एनर्जी माइनस बॉन्ड एनर्जी, बस हो जाता है। तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो गया, जैसे कि मैंने H2 गैस से 2H गैस बनाया, x किलो जूल लिखा है यहाँ पे, Cl2 से 2Cl बनाई, इसके लिए y चाहिए, अलग अलग होगा सबका। अब दो क्लोरीन गैस आपस में Cl2 बनेगा तो इसी का अपोजिट आएगा, ये y है तो ये माइनस y है, उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा ना। दो क्लोरीन Cl बना तो मान लो 300 किलो जूल देना पड़ा, तो y की वैल्यू 300 है सपोज। अब यही दो क्लोरीन वापस Cl2 बना तो माइनस 300, मतलब 300 वापस कर देगा तुम्हें। तो बॉन्ड एनर्जी क्लियर है क्या है, एक मोल बॉन्ड को ब्रेक कर दो कितना एनर्जी चाहिए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दो हो गया। बॉन्ड डिसोसिएशन में क्या करना पड़ा, एनर्जी देना पड़ा आप लोगों को, अब फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ओके क्लियर, यस यस। हाँ मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड मॉलिक्यूल के बीच में होता है। एक क्वेश्चन बताओ इसका, वही जो बोल रहा था मैं। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ सोडियम।
Okay, done. So आंसर हाँ करेक्ट है, 481 के करीब है, 481 490 जो भी आ रहा था हम लोग का। तो 490 के आसपास, 480 490 के आसपास का आंसर। सोहम, अन्विता, सार्थक, अनुष्का, हाँ 481.6 ही है, राइट। ये 493 ठीक है, चलेगा उतना सर। 494 494 480 493 493 93 94 480 493। गुड। जितने आंसर आए ऑलमोस्ट सबके राइट है, मतलब 20-25 आंसर आए सबके राइट है। एक क्वेश्चन पे ये भी आ जाता है। तो एक्चुअली वो दिया क्या है उसने, आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी है तुम्हें। आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, 242 दिया हुआ है ना, पर एटम दे दिया है। एक वेवलेंथ आएगा, ये 242 नैनोमीटर का एक फोटोन आएगा तो एक एटम को आयोनाइज करेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी पर एटम कितना हो गया, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 242 नैनोमीटर। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, मतलब ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो पर मोल के लिए कितना होगा, जूल में करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू एवोगाड्रो कर देगा तो पर मोल होगा, बाई किलो जूल पूछा था, 1000 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल। ओके, नेक्स्ट। 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा वो भूल गए क्या तुम लोग। वो मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि वेवलेंथ दिया था, एनर्जी निकालना है। रुको बताता हूँ। वो मैंने बताया था कि लैम्डा 300 नैनोमीटर है, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होगा। ई का वैल्यू होता है एच सी बाई लैम्डा। एच सी का वैल्यू जो हो गया 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 300 नैनोमीटर, ये डायरेक्ट आ जाता है 4.14 वगैरह, ऐसा आता है। याद आया 1240 क्या है। ओके, क्लियर सबको। यस, सबका यस आ रहा है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में calculate the maximum wavelength of a photon that can dissociate X2 gas molecule into gaseous atom, given bond energy of X2 is equal to 396 kilojoule per mole.
करो इसे। ओके, हो गया ये। कितना लिखा, 125 के करीबन। ठीक है, 3000 एंगस्ट्रॉम आया हुआ। हाँ, 300 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ओके, 3000 ठीक है। देखो, तुम्हें एक फोटोन के जो एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी देना पड़ेगा पर एटम, यही होगा ना, एक एटम को पर मॉलिक्यूल ब्रेक करने में कितना एनर्जी देना होगा। तो hc बाई लैम्डा को हम लोग रखते हैं, मान लो ऐसा यूनिट यूज करना था, 6.6 इंटू 10⁻34, 3 इंटू 10⁸
डिवाइडेड बाई लैम्डा, अब ये लैम्डा मीटर में आएगा। बॉन्ड एनर्जी कितना होगा 396 किलो जूल, मतलब 396 इंटू 10⁻³ जूल बाई पर मोल है, मतलब 6 इंटू 10⁻23, तो ये पर मॉलिक्यूल आ गया। 396 इंटू 10⁻³ जूल बाई एवोगाड्रो से डिवाइड करोगे तो पर मॉलिक्यूल आ जाएगा वो। यही होगा ना, एक मोल के लिए इतना एनर्जी देना पड़ेगा, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए इतना देना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे तो करीब करीब 3000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज जाते हैं। क्लियर हो गया सबको ये? आई थिंक क्लियर ही होगा। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन दे दे, लैम्डा दे दिया कुछ तुम्हें 200 नैनोमीटर है ना, और बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है ऑफ H2 गैस, यही डेटा ले लो 396 किलो जूल पर मोल। तो काइनेटिक एनर्जी of X gas will be what? Okay, तो काइनेटिक एनर्जी रेस्ट जो एनर्जी हो उसमें कन्वर्ट होगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, एक फोटोन की एनर्जी है, बाय 396 इंटू 10⁻³ किलो जूल है बाई एवोगाड्रो। एक मॉलिक्यूल को बॉन्ड करने, ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हम लोगों ने इतना दिया हुआ एच सी बाई लैम्डा। तो काइनेटिक एनर्जी पर एटम कितना होगा, अब ये दोनों एक्स को मिलके होगा ना, पर एटम इसको बाई 2 कर दोगे, एच सी बाई लैम्डा माइनस 396 इंटू 10⁻³ बाई 6 इंटू 10⁻23 बाई 2 कर देंगे तो हो जाएगा ना। सिंपल एग्जांपल समझो, एक्स है, मान लो बॉन्ड एनर्जी है सपोज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दे दिया गया, तब क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ब्रेक करने में गया, और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी होगा, इसकी एनर्जी आएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या होगा काइनेटिक एनर्जी ना। तो ये कंसेप्ट है कि काइनेटिक एनर्जी 3 और 3 होगा, मतलब फोटोन तुमने मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भेजा, और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बॉन्ड एनर्जी है, तो 4 तो ब्रेक करने में गया, रेस्ट 6 इसके काइनेटिक में जाएगा, वो दोनों में इक्वली डिवाइड होगा 3-3। उसी तरह यहाँ क्या क्या हो गया, एच सी बाई लैम्डा तुमने भेजा, बॉन्ड एनर्जी इतनी है, तो माइनस कर दो तो उतना काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो बाई 2 पर एटम के लिए ही करना होगा। ये क्लियर हो गया सबको। एच सी को 1-2, और तुम्हारे ऊपर है, नैनोमीटर में लेना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना, ये किस में लिया आप लोगों ने, ये जूल लिया है ना, तो हाँ ये जूल है, तो इसको भी जूल में रखो, एसआई यूनिट रखो यहाँ पे, तो ये भी जूल आ जाएगा सब। ओके,
नेक्स्ट करते हैं नाउ फेलियर ऑफ बोस थियरी। फेलियर क्या था वो देखें। बोस मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट? एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम and hydrogen like ions. Example He plus Li2 plus Be3 plus। तो उसने एक्सप्लेन ही कहाँ किया, हीलियम को भी एक्सप्लेन नहीं किया, लिथियम को भी नहीं किया, He प्लस को एक्सप्लेन किया, Li को एक्सप्लेन नहीं किया, Li प्लस को नहीं किया, Li2 प्लस को कर पा रहा। तो ये सोडियम पोटेशियम किसी के लिए वैलिड नहीं है, वो तो केवल एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ, उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो एक्सप्लेन किया बट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का नहीं कर पाया। यही है ना, could not explain the spectrum of sodium atom, potassium atom, rubidium atom। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, ओनली फॉर द वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। थर्ड, could not explain Zeeman effect and Stark effect। Zeeman effect क्या है? Splitting of a spectral line। Splitting of a spectral line in magnetic field। और स्टार्क इफेक्ट क्या है? हाँ, splitting of a spectral line in electric field। एक स्पेक्ट्रल लाइन दिखता है, जैसे हाइड्रोजन एटम में एक स्पेक्ट्रल लाइन दिखा कि 400 नैनोमीटर का एक स्पेक्ट्रल लाइन है, बट उसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दिया जाए, तब इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड किया जाए, तो जब वो जंप करके वापस आएगा तो 400 नैनोमीटर एक्चुअली 401 एंड 402 में ब्रेक हो जाता है, 403 में ब्रेक हो जाता है। अलग अलग फाइनर लाइंस में डिफाइंड ब्रेक होगा, उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो दिखता है कि अलग अलग लाइंस में ब्रेक हो जा रहा है कई। जैसे मान लो कि एक एटम को रखा गया है इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मान लो 600 नैनोमीटर का एक स्पेक्ट्रल लाइन आ रहा है, उस एटम को जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, एक नॉर्थ पोल ले लो एक साउथ पोल ले लो और उसके बीच में एटम को रख दो, अब फिर से वही प्रोसेस करो, एक्साइट करके नीचे आएगा, तो जो 600 नैनोमीटर आ रहा था इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अचानक वो ब्रेक हो जा रहा है मेनी फाइनल लाइंस में 600.1 600.2 600.3 ऐसे में ब्रेक हो जाएगा। मतलब एक लाइन अलग अलग डिफरेंट लाइन में आ जा रहा है, तो वेवलेंथ अलग होना मतलब क्या हो गया, एनर्जी भी तो अलग हो गई। HC बाई लैम्डा होता है, तो एक का हो गया HC बाई 600.1, एक का हो गया HC बाई 600.2, एक का HC बाई 600.3, मतलब अलग अलग एनर्जी लेवल कैसे आया। तो लगा कि अच्छा कुछ ना कुछ सब एनर्जी लेवल है जो नहीं बता पा रहा है। बाद मालूम चला कि सब एनर्जी लेवल होगा, जैसा थर्ड पे जाओगे उसने बोला कि n = 2 से n = 1 पे जाओ तो एक ही लाइन दिखेगी, यही होगा ना।
n इक्वल टू 3 से 1 पे जंप करेगा तो एक ही स्पेक्ट्रल लाइन आएगा जो लाइमन सीरीज है, बट बाद मालूम चला नहीं 3 के अंदर भी 3s 3p 3d 3 है। 3s से जंप करे तो अलग एनर्जी, 3p से जंप किया तो अलग एनर्जी, 3d से जंप किया तो अलग एनर्जी, ऐसे। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो जो 3p वाला वो ब्रेक हो जाएगा px py pz में। तो यही सब हम लोग का क्वांटम नंबर में पढ़ना है कि ये सब क्या है, एस पी डी एफ। तो जब पी एक्स पी वाई पी जेड में जंप करेगा तो वहां से जंप करके आएगा तो अलग अलग एनर्जी मिलते रहेगी। और एक है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उसी एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो हर एक लाइन दो फाइनल लाइन में ब्रेक हो जा रहा था। मतलब एक वेवलेंथ यदि 800 नैनोमीटर का तो दो में ब्रेक हो जा रहा था, 800.1 800.2 ऐसा, मतलब आसपास का कोई भी दो वैल्यू, 799.9 और एक 800.1 ऐसा, कुछ भी दो लाइन में ब्रेक हो गया। हर एक लाइन दो लाइन में ब्रेक हो गया, मतलब इसके अंदर भी दो सब लेवल होगा। ये भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसको भी एक्सप्लेनेशन बाद में जब मॉडर्न थियरी आई तब मालूम चला कि एक स्पिन क्वांटम नंबर होगा, 3s में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसी एनर्जी दोगे तो 3s के दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। 3s में एक प्लस हाफ क्लॉकवाइज स्पिन होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा, तब दोनों अलग अलग जंप करेंगे फर्स्ट पे तो अलग अलग एनर्जी आएगी। ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, जीमान स्टार की एक्सप्लेनेशन है, बाद में आएगा। बट वो ऐसा कुछ नहीं बताया पाया कि स्प्लिटिंग कैसे हो रहा है। क्लियर ना? तो स्टार के इलेक्ट्रिक फील्ड में और जीवन मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब उसी एटम को जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में डाल दो, हर एक मैग्नेटिक फील्ड कई फाइनल लाइन में ब्रेक हो जाता है। और उसी उसी एटम को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो तो हर एक स्पेक्ट्रल लाइन दो दो लाइन में ब्रेक हो जाता है। ये सब वो कुछ समझ ही नहीं पाया ऐसे कैसे। उसके हिसाब से तो n इक्वल टू 2 से 1 पे जंप किया एक ही लाइन आएगी, n इक्वल टू 3 से 1 पे जंप किया एक वेवलेंथ आएगा, और कितना वो कैलकुलेट करना जानते हो। क्लियर हुआ कि कुड नॉट एक्सप्लेन जीमान और स्टार। अभी तो बस इतना ही याद रखो, ही कुड नॉट एक्सप्लेन दीज टू। ओके, लेक्चर 10 o'clock का होता है ना? 85 से स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट डायरेक्ट 9:30 में निकल जाता है, पता नहीं रीजन क्या है, इसको कॉल कराना पड़ेगा पेरेंट्स को। तो जब 8 to 10 का लेक्चर है तो 9:30 में कैसे निकल जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम है उनका। मैं फोटोग्राफ ले लेता हूँ, कौन कौन बचे हुए हैं रेस्ट को कॉल कराता हूँ। ये लास्ट में फोटोग्राफ लगूंगा 10 बजे, कितने बचे हुए हैं रेस्ट को कॉल करा दूंगा। ओके, फोर्थ, Bose theory was unable to explain why angular momentum is quantized. मतलब mv इक्वल टू nh बाई 2 पाई क्या है। क्लियर हुआ दीप्ति? ये क्या है, वो लाइन अप करो। mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई, यही है ना? वो ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, क्यों mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई। मतलब सबने पूछा कि mvr इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितना होगा, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा 1h बाई 2 पाई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी, सेकंड, रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट 2h बाई 2 पाई। सिमिलरली थर्ड का क्या होगा,
थर्ड में रहे वेलोसिटी रेडियस, तो ये होगा 3h/2 पाई, वाई इट इज NH/2 पाई। क्लियर हुआ? तो वो ये नहीं बता पाया था कि कैसे होगा फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। दूसरा कौन सा हो गया ये? फॉर सेकंड ऑर्बिट। ये हो गया फॉर थर्ड ऑर्बिट। ये हो गया why he was unable to explain why MBR is equal to NH/2 पाई। क्लियर? सबने बोला कि वाई नॉट 3h/4 पाई, वाई नॉट 3h/5 पाई, वाई नॉट 3h/6 पाई, h/2 पाई पाई का ही मल्टीपल किए हुए हैं। आपको कैसे मालूम चला? तो वो ये नहीं बोल रहा था कहाँ से मालूम चला, बोला कि बस इसी इक्वेशन को सॉल्व किया था ना उसने MVR स्क्वायर टू। याद है कौन सा दो इक्वेशन था? एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स MB स्क्वायर बाई आर इक्वल टू K ZE स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसा यूज किया था ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ V और R का एक एक्सप्रेशन मालूम था, दूसरा ही नहीं मालूम चल रहा था, उसने दूसरा ये दे दिया, यही दे दिया और सॉल्व कर लिया। V और R का दो अननोन, दो इक्वेशन, इसी से सॉल्व हो गया पूरा। यही हुआ ना? तो V और R से इसको दोनों को सॉल्व कर दिया उसने। टू अननोन टू इक्वेशन तो सॉल्व हो जाता है। बट ये कहाँ से आया वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सबने पूछा कि कहाँ से आया, किसी सपने में देखा कि क्या हुआ, कुछ तो बताओ कहाँ से MVR इक्वल टू NH/2 पाई। सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन कि वाई MVR इक्वल टू NH/2 पाई। क्लियर हुआ? तो हाँ खुशी, लेक्चर 2 आवर्स का कर दिया गया ना, 8 to 10 कर दिया गया वो। हाँ श्रेयस बोलो। सर सर वो बोहस मॉडल मॉडल को फिर इम्प्रूव नहीं किया गया था क्या सर? वो 100 साल पहले ही खत्म हो गया था, 1914 में आया, उसी समय ओवर हो गया। उसके 15-20 साल के बाद 1930 वगैरह में लेटेस्ट थियरी आ गई, तो वही पढ़ेंगे हम लोग। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, तो ये सब फेलियर थियरी है, सब फेल हो चुका है, उसका मतलब नहीं है। तो MVR इक्वल टू NH/2 पाई ही कुड नॉट एक्सप्लेन। जो उसने एक्सप्लेन किया ये सब वैलिड नहीं है अभी। फिर पढ़ क्यों रहे हो? मतलब हिस्ट्री तुम्हें पढ़नी है, कहाँ कहाँ से डेवलपमेंट हुई, और क्वेश्चन सबसे ज्यादा बोस थियरी से बनते हैं फिर। ओके, बाद में डिब्रॉगली ने उसे एक्सप्लेन किया कि वाई MBR इक्वल टू NH/2 पाई। तो देखेंगे डिब्रॉगली ने कैसे एक्सप्लेन किया। ओके, हाँ वंश बोलो। सर हाँ बोलो। सर लाइट अगर फोटोन हो सकता है, मतलब पार्टिकल हो सकता है, और वो वेव भी हो सकता है, तो कोई भी पार्टिकल हो सकता है और वेव भी हो सकता है ना, मतलब कोएग्जिस्ट हाँ कोई भी कर सकता है ना फिर। राइट, ऐसा। वही डिब्रॉगली है। वो उसको करना है अभी, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, ये शायद आज स्टार्ट हो पाया था ऊपर। अच्छा। वो करते हैं हम लोग। ओके। ओके, तो बोलो एनोटेट को डिसेबल कर दो। नहीं, उससे मुझे ये मालूम चल रहा है कि कौन कौन कट करने की कोशिश करता है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन से हैं। उनका नाम मुझे मालूम चल जा रहा है ना। लेक्चर स्टार्ट होगा, एटलीस्ट मुझे मालूम रहेगा कौन पढ़ने वाला है, कौन डिस्टर्बिंग है। तो सबका नाम मैं देखते जा रहा हूँ कौन है। ओके, फोर्थ हो गया, यहाँ पे कर दिया एंगुलर मोमेंटम। फिफ्थ, so it was not according to de Broglie concept and Heisenberg uncertainty principle.
तो ये दो हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये दोनों क्या है। डी ब्रॉगली ने बोला था कि हर एक पार्टिकल जो होता है उसमें वेव नेचर भी होता है, बट उसने इलेक्ट्रॉन को तो वेव नेचर लिया ही नहीं, ओनली पार्टिकल मान के चला था वो। तो उसने दोनों नेचर एक्सप्लेन नहीं किया था। एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता, वो भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। अब ये नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप भी था। मतलब यहाँ पे जेड का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, हाँ हंस बोलो। सर ये फिर फाइनल जो एटम का जो जो भी है वो डिस्कवर किसने किया? अभी करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो सब आगे आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बताओ जो लिखा वो सब आगे आते जाएगा तुम लोग के क्वेश्चंस का आंसर। ओके, तो डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन देखें। डी ब्रॉगली कंसेप्ट क्या था? He could not explain the de Broglie wavelength, है ना। तो de Broglie कंसेप्ट, इस पे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हम लोग ये देखें, इट इज a concept related to dual nature of moving particle। कोई भी मूविंग पार्टिकल, इसमें भी दोनों नेचर होगा। कौन सा? मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी होगा, इवन कार वगैरह, इट जो भी रहे, जो भी चीज मूव कर रहा है उसमें वेव नेचर भी है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, राइट। तो उसने बोला था कि सब में ड्यूअल नेचर होता है। तो जैसे तुम दौड़ रहे हो तो तुम्हारा भी एक वेव नेचर है, राइट। कोई भी पार्टिकल इन मोशन है तो उसका एक वेव नेचर है। वेव नेचर है तो वेवलेंथ क्या होगा? तो उसने वही बताया था कि वेवलेंथ इज, बताया कि wavelength associated with a moving particle lambda is equal to h by mv, ऐसे होगा। बट अब ये बात अलग है कि तुम्हारे लिए वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। मान लो कि तुम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रन कर रहे हो, तुम्हारा मास कुछ 40-50 kg ले लो, और h का वैल्यू कितना है? 6.626 इंटू 10⁻34। ये हुआ ना, तो 6.62 इंटू 10⁻34 हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है, तो लैम्डा का रेंज तो 10⁻34 35 ही रह गया ना। तो वेवलेंथ कम रह गया तो क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट हो गया। तो जब तुम मूव कर रहे हो तो तुम्हारा वेव नेचर इनसिग्निफिकेंट है, तुम्हारे लिए सिग्निफिकेंट क्या है? पार्टिकल नेचर, राइट। तो बट कुछ कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल होगा, उसका m का वैल्यू 10⁻⁻ कुछ 31 है, और h 10⁻34 है, तब तो सिग्निफिकेंट हो गया ना। तो उसके लिए पार्टिकल नेचर भी सिग्निफिकेंट। हाँ, तो लैम्डा उसका क्या हो जाएगा? जब मास छोटा होगा, एच भी छोटा होगा, तो सिग्निफिकेंट आएगा। तो स्मॉलर पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट होगा, लार्जर पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट नहीं होगा, राइट। जैसे कि इसको और आगे डिफाइन करते हैं। ये कहां से आया था? इसने बताया था कि E इक्वल टू MC स्क्वायर, ये होता है ना। और वो यदि hc बाई लैम्डा बन जाए, एक फोटोन बन जाए, मतलब कि एक पार्टिकल है मास,
वो कन्वर्टेड टू एनर्जी, तो एनर्जी बनेगा तो कितना बनेगा, एच सी बाई लैम्डा होगा। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, एच बाई एम इंटू सी, यही होगा ना। तो बेस्ड अपॉन दिस उसने क्या बोला था, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, ऐसा। तो मतलब नहीं आया कहाँ से उसने, है ना। जैसे बोला कि इस पे पार्टिकल के लिए एच बाई एम इंटू सी आया था, फोटोन के लिए ये किसके लिए आया था, इक्वल टू एम सी स्क्वायर एच सी बाई लैम्डा, लाइट के लिए, है ना। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से आया था ये। ये क्या हो गया, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की बात करें। एच सी बाई लैम्डा क्या है, पार्टिकल नेचर है ना, और वो एनर्जी वाला, दोनों को इक्वेट किया गया था। इसी के बेस पे उसने बताया था। एग्जाम्पल हो गया जैसे 200 ग्राम का बुलेट ले लो, ऐसा क्वेश्चन देखेंगे। इसका स्पीड मान लो कि कुछ 100 मीटर पर सेकेंड है, तो व्हाट विल बी द लैम्डा। तो लैम्डा तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एच कितना होगा, 6.626 इंटू 10⁻34 बाई मास इंटू वॉल्यूम। मास कितना हो गया, किलोग्राम में लो, एसआई यूनिट ले लो। तो 200 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी 100, ये कितना हो जाएगा, इतना मीटर। तो कितना आ जाएगा ये 10⁻31 और 100, ये होगा 3.3 इंटू 10⁻35 मीटर के आसपास। कैन यू एक्सप्लेन द वेव ने, वही तो कर रहा हूँ, तो जितना उतना ज्यादा नेचर से, ठीक है। अभी तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तब तक डाउट पूछ रहे हो तुम। ये कितना होगा, मीटर हो गया, वेरी स्मॉल। ये वैल्यू क्या है, 10⁻35। जबकि तुम विजुअल लाइट को देखो कितना होता है, एंगस्ट्रॉम के रेंज में होता है, 10⁻10 मीटर, यही होता है ना। तो इसका वेवलेंथ इतना छोटा है कि ये इनसिग्निफिकेंट हो गया। ओके, हाँ, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट। वेरी स्मॉल, तो वो इनसिग्निफिकेंट हो गया। तो कोई भी लार्जर पार्टिकल होगा तो उसका वेव नेचर नहीं आएगा, नहीं तो बुलेट भी वेव की तरह जाता है, राइट। तो इवन बुलेट मतलब ये सब के लिए वेव नेचर क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। तो किसके लिए सिग्निफिकेंट होगा, जिसका एच और एम एक ही ऑर्डर का जा रहा हो। एच किसका, 10⁻34 है। मास भी इसी ऑर्डर का किसका होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, ये सब का सिग्निफिकेंट होगा। इसमें दोनों होंगे, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। जैसे लाइट कैसे कर रहा है, जरूरत पड़ने पे पार्टिकल भी बन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल के ला रहा है, जरूरत पड़ने पे इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन भी दिखा रहा है, वेव नेचर भी शो कर रहा है। इसी तरह हर पार्टिकल का दोनों नेचर होगा। बट जो बिगर पार्टिकल है, जैसे 50 ग्राम, 100 ग्राम, ये सब का जो मास हो गया, या कार, बस, ट्रेन, सबके लिए इनसिग्निफिकेंट वेवलेंथ होगा, मतलब केवल पार्टिकल नेचर आ जाएगा, राइट। बट स्मॉलर पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए वाइड नहीं कर सकते हैं। और बोर ने इलेक्ट्रॉन को केवल पार्टिकल माना, जबकि अच्छा खासा इसमें वेव नेचर है। ये क्लियर हो गया अभी। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन याद करो, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। एंगस्ट्रॉम के भी रेंज में आ जाए 10⁻10, तो सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं ना हम लोग। हाँ, इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो दोनों नेचर में जाएगा, वेव एज वेल एज पार्टिकल। जरूरत पड़ने पे कभी वेव नेचर शो करेगा, कभी पार्टिकल होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन जो आगे थियरी आएगी, केवल वेव मान के चलेंगे हम लोग।
वेव नेचर ही मेन होगा उसका। अभी तक पार्टिकल नेचर बहुत ट्राई किया गया, वही सब रॉन्ग हो रहा था। मेन वेव नेचर है, तभी आगे जाओगे तो हम लोग देखेंगे वो। कि जैसे अभी अभी जो होगा ना, इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, न्यूक्लियस हो गया, या 1s का क्लाउड हो गया, 1s ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, ये 1s होगा, है ना, ये न्यूक्लियस है। अब 2s एक आएगा, 2s भी यहीं से स्टार्ट होगा, ये सब 2s होगा और डिफ्यूज होगा। अब ये नहीं कि एक ऑर्बिट है मूव कर रहा है, 2s ऐसा हो जाएगा, 2s यहाँ तक आएगा, फिर उसके इलेक्ट्रॉन अचानक गायब हो जाएंगे, फिर 2s मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल वेव नेचर में ये सब काम होता है कि 2s इधर भी है, इधर भी है, बीच में गायब हो गया। ये सब हम लोग देखेंगे लास्ट सेशन में, ये वेव नेचर आएगा। अब इसमें 2p आएगा, 2p कैसा होता है, ऐसे डंबल से बनते जाएगा, ऐसे वेव रहेगा, 2px 2py 2pz ऐसे। तो अब वेव नेचर ही मेन होगा, क्लियर ना, मतलब अब तुम इमेजिन करोगे तो इलेक्ट्रॉन एज अ वेव इमेजिन करोगे लेटेस्ट थियरी में। वो थियरी वगैरह रॉन्ग थे, तो वो सब में पार्टिकल मान के चला था। उसमें पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड है, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, और ये वेव हो गया मतलब डिफ्यूज के फॉर्म में आएगा। तो ये सब देखेंगे लास्ट सेशन में हम लोग, एसपी डीएफ वगैरह डेवलपमेंट आएगा सब आगे। अभी तो लैम्डा मतलब एच बाई एम वी, इतना तो क्लियर हो गया ना। इसको क्या बोलेंगे, एच बाई पी लिखो, एम बी को मोमेंटम को पी लिखते हैं, पी इक्वल टू मोमेंटम। इफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन तब क्या होगा, तो लैम्डा कैसा आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम बी स्क्वायर ना। ये शायद फिजिक्स में डिराइव किया हो तुम लोगों ने, यदि काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो मोमेंटम कैसे आता है, राइट। एम वी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी ना। तो एम वी का वैल्यू जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2m ई के कर दें, तो लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, h बाई एम वी, मतलब h बाई रूट ओवर 2m ई के, ऐसे। ये क्लियर हो गया अभी, लैम्डा इक्वल टू h बाई 2 रूट ओवर 2m ई के। जैसे क्वेश्चन दे दें कि काइनेटिक एनर्जी किसी चीज का दे दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या ऑफ अ प्रोटॉन 5 किलो जूल, है ना, तो लैम्डा क्या होगा, तो लैम्डा कितना होगा, एच मालूम है ना, एच भी मालूम है, मास ऑफ प्रोटॉन भी मालूम है, काइनेटिक एनर्जी मालूम है, लैम्डा आ जाएगा। क्लियर ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी दे तो ऐसे कर सकते हो ना। ओके, क्या डाउट आया था, अच्छा ये सब एसपी वगैरह पूछ रहे हो, हाँ सब बाद में आएगा। मुझे से ओवरव्यू दिया कि ऐसा कुछ कुछ आने वाला थियरी, राइट। इसके नोट्स भेज दूंगा मैं, ये सब जो अभी लिखवा रहा हूँ ये गिवन है मेरे नोट्स में। इफ रुको, फिर कोई डाउट है, वेव नेचर ऑफ वाटर, नहीं नहीं वो अलग वेव हो गया, ये अलग वेव है, आएगा सब धीरे धीरे, नहीं अभी क्या कर रहे हैं तुम लोग। हाँ तो ये वेव नेचर आता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो करेगा। मतलब एक जगह जाके डिफ्रैक्शन क्या था बताया था ना, एक स्मॉल पार्टिकल से एक स्मॉल, जैसे छोटा सा विंडो कट कर दो फिर भी पूरे रूम में लाइट आ जाती है। लाइट जैसे ही विंडो के एजेस से स्ट्राइक करता है वो कई मतलब वहां से न्यू सोर्स ऑफ लाइट का वर्क करता है, चारों ओर लाइट पूरे रूम में आने लगती है, यही होता है ना। इलेक्ट्रॉन का भी ऐसे ही होता है कि स्मॉल एज से पास करेगा ना तो चारों ओर इलेक्ट्रॉन मिलने लगता है, जबकि पार्टिकल है तो किसी एक साइड जाना चाहिए था। पार्टिकल मतलब मान लो मार्कर को मैंने थ्रो किया, वो कहीं विंडो से टकराया तो एक ही डायरेक्शन, मार्कर तो एक ही बना रहेगा। बट वेव क्या आता है, जैसे ही टकराया वो कई वेव बन के चारों ओर जाने लगे। जैसे सनलाइट, यदि छोटा सा विंडो एक स्मॉल अपर्चर कट करो तो सनलाइट जैसे ही वहां से स्ट्राइक करेगा, हर एक पॉइंट जहां पर स्ट्राइक किया एक न्यू सन की तरह बिहेव करता है, हर जगह से वहां से सनलाइट जाती है, तो पूरा रूम लाइटेड हो जाता है। क्लियर हुआ।
ओके, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का भी इस तरह का नेचर आ जाता है फिर। अब इसके बाद यहाँ से कल करेंगे हम लोग, इसको कंटिन्यू करेंगे, कल हाइजेनबर्ग तक होगा, फिर उसके आगे। ठीक है।